Hello students, welcome back to my channel. Today I will teach you comparative balance sheet. ठीक है, आज हम लोग comparative balance sheet के बारे में जानेंगे. जब भी बैलेंस शीट निकालना है, याद रखना बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज होता है. ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, एसेट्स और लायबिलिटीज. और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है चैनल पे, आप लोग देख सकते हो. उसमें क्या है, उसमें हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस. अभी ये वाला क्या है, बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सो ये है फॉर्मेट. पर्टिकुलर्स, अमाउंट मतलब दोनों साल का अमाउंट होगा, देन एब्सोल्यूट चेंज, देन प्रोपोर्शनल चेंज. ठीक है, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पे देखो फॉर्मेट क्या है. पर्टिकुलर्स ये होगा, उसका अंदर में नंबर वन, ये नंबर वन देना, रोमन नंबर वन यहाँ पे होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज. सबसे पहला हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर तीन हेड आता है. पहला वाला हेड है शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड वाला है नॉन करंट लायबिलिटीज, थर्ड वाला है करंट लायबिलिटीज. इन तीनों का अमाउंट लिखने के बाद हम लोग ऐड करेगा, जो भी टोटल यहाँ पे मिलेगा उसको लिखिएगा टोटल. ठीक है, दैट इज योर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज दोनों ईयर का. क्लियर. उसके बाद हम लोग एसेट्स का रिकॉर्ड करेंगे. एसेट्स में क्या है, दो कैटेगरीज है. नंबर वन है नॉन करंट एसेट्स, फिर आता है करंट एसेट्स. दोनों का अमाउंट लिखने के बाद हम लोग ऐड करेंगे, दैट विल बी अवर टोटल. याद रखना, सिंस वी आर डूइंग बैलेंस शीट, जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज और टोटल ऑफ एसेट्स दोनों का टोटल सेम होना चाहिए. अगर दोनों का टोटल सेम नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो नाम लिखा ना, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, इन सब का अंदर में क्या क्या आता है मैं दिखाता हूँ. तो यहाँ पे देखो शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में क्या आता है, शेयर्स. अभी शेयर्स में क्या है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, जो भी होगा क्वेश्चन में उसको लेना है. रिजर्व एंड सरप्लस, फिर से रिपीट करता हूँ, शेयर्स और रिजर्व एंड सरप्लस, ये मिलाने से क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड. रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, रिजर्व आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है. ठीक है, जब सम्स करेंगे मालूम चल जाएगा. नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज. अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स हुआ, डिबेंचर्स हुआ, क्वेश्चन में अगर होगा वो किसका अंदर में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज. नेक्स्ट क्या आता है, करंट लायबिलिटीज. अभी करंट लायबिलिटी में क्या क्या है, बहुत सारा इंटरेस्ट है. मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन नाम लिख के रखा है. देखो, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, OS मतलब आउटस्टैंडिंग. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, बीपी में शॉर्टकट में लिखा है बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट देखो नीचे में नॉन करंट एसेट्स. ये तो हो गया, ये तीनों मिला के हो गया लायबिलिटीज, इसके बारे में बोल दिया. अभी नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट स्टूडेंट्स मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर, जो भी होगा फिक्स्ड एसेट जो है वो आएगा. और चीज याद रखना, फिक्स एसेट दो पार्ट का होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल. और गुडविल कहाँ पे आता है, इंटेंजिबल में आता है. लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है, फिक्स्ड एसेट है, जो आएगा नॉन करंट एसेट के अंदर में. नेक्स्ट वाला क्या है, करंट एसेट्स. अभी करंट एसेट में क्या है, बहुत सारा एंट्री आता है. मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज का नाम लिखा जो कॉमन एंट्रीज है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक, कैश एक्सेट्रा. मतलब और भी बहुत है, लेकिन ये कॉमन एंट्रीज है. ठीक है, तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग द सम. सम्स को सॉल्व करते वक्त इन सब का ध्यान में रखना जरूरी है. अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ये सब लिख लेना. ठीक है, तो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये है फॉर्मेट. ठीक है, चलो आप लोग बनाओ कॉपी में फॉर्मेट. ठीक है, उसके बाद हम लोग सम्स को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये है फॉर्मेट, बना लो ये फॉर्मेट. पर्टिकुलर्स 2014-15, एब्सोल्यूट चेंज, प्रोपोर्शनेट चेंज. ऊपर में लिखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 एंड 2015. अब मैंने यहाँ पे ये डेट क्यों लिखा मैं बोलता हूँ. क्वेश्चन में ये डेट है. अब क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. ये देखो, ये है क्वेश्चन.
तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, ये है डिटेल्स। यहाँ पे डेट कौन सा है, देखो 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 2 डेट है, तो वही डेट यहाँ पे हम लोग ने लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड डायरेक्टली दे दिया है अमाउंट, हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, ये तीनों मिलाने से क्या हो गया, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड का है 3 और ये है नॉन करंट एसेट और ये करंट एसेट, ये कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में आएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सम है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लायबिलिटीज का लिख दिया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसा करना है, नंबर 1 लिखोगे यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हेडिंग होगा। अब उसका अंदर में क्या है, मैंने फॉर्मेट दिखाया था, आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा, तो अब ये फॉर्मेट का हिसाब से लिखना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पहला एंट्री क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, अमाउंट कितना है 6 लाख एंड 9 लाख, उसी को यहाँ पे लिखना है शेयर होल्डर्स फंड 6 लाख 9 लाख। अब ये क्या है, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज मतलब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, 3 लाख लिखा, 3 लाख। अब देखो प्रीवियस ईयर ये 14 है, प्रीवियस ईयर ये करंट ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लाख है, मीन 6 लाख है, और यहाँ पे 9 लाख है, तो वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, तो ब्रैकेट मत डालना, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तभी यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ओके। देन नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज, अमाउंट क्या है 3 लाख और यहाँ भी 3 लाख, दोनों में 3 लाख है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज 3 लाख 3 लाख, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में अमाउंट क्या है 1 लाख और उसके बाद है 3 लाख। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो करंट लायबिलिटीज 1 लाख 3 लाख, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 लाख। इधर ब्रैकेट नहीं डाला क्योंकि 1 लाख था आगे में, अभी कितना हो गया 3 लाख, तो वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया लायबिलिटीज का 3 एंट्रीज, अब और कुछ नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वाला एंट्री क्या है, नॉन करंट एसेट्स, ये एसेट में आएगा, और करंट एसेट वो भी एसेट में आएगा। तो अभी हम लोग लायबिलिटी को क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे, इन तीनों को प्लस करना, प्लस करने के बाद इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या अमाउंट आएगा 10 लाख। अभी इन तीनों को भी ऐड करना, प्लस कर देना, करने के बाद यहाँ पे आएगा 15 लाख। अब देखो मैंने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के टाइम पे भी बोला था, कभी भी गलती से इसको ऐसा सॉल्व मत करना प्लस करके, ठीक है, हर लाइन का निकालना अलग अलग से। तो यहाँ पे देखो 10 लाख है, अभी यहाँ पे क्या है 15 लाख, डिफरेंस कितना है 5 लाख। अब देखो यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं है, सिंपल सा रीजन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 10 लाख था, अब ये हो चुका है 15 लाख, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए ब्रैकेट नहीं आएगा, ओके। परसेंटेज बाद में निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एसेट्स। तो अब देखो ये एसेट्स है, नंबर 2 लिखना है, रोमन नंबर 2 एसेट्स। अब एसेट के अंदर में क्या आएगा, सबसे पहला एंट्री यहाँ पे क्या है, नॉन करंट एसेट्स, तो वही यहाँ पे लिखा मैंने, देखो नॉन करंट एसेट लिखा, इसका अमाउंट कितना है 7 लाख और 10 लाख 50,000, तो वही यहाँ पे 7 लाख लिखा, यहाँ पे लिखा 10 लाख 50,000, दोनों का डिफरेंस कितना आया 3 लाख 50,000, वैल्यू इंक्रीज हुआ है इसलिए ब्रैकेट नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, करंट एसेट्स, ये देखो करंट एसेट, इसका अमाउंट क्या है 3 लाख और 4 लाख 50, तो 3 लाख लिखा और 4 लाख 50,000 लिखा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 लाख 50,000 आ रहा है, हो गया। और तो कुछ नहीं है इंट्रेस्ट, अभी इन दोनों को प्लस कर देना है, दोनों को प्लस करने से यहाँ पे कितना आएगा 10 लाख आएगा, इन दोनों को प्लस करने से कितना आएगा 15 लाख, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5 लाख, ओके। नाउ चेक दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना, लायबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो 10 लाख सेम है, 15 लाख सेम है, 5 लाख सेम है, मतलब सम खत्म। अभी बस निकालना है परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालना है, अगर आप लोग ने मेरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का वीडियोस अच्छा से देखा होगा तो मैंने वहां पे क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि इन सब का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सिंपल सा रूल है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से लिख के देता हूँ, एब्सोल्यूट चेंज जो होगा उसको यहाँ पे लिखना है ऐसे ही, ये फॉर्मूला है, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है इनटू 100। ये सॉल्व करने से परसेंटेज मिल जाएगा, याद रखना ये फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100,
ये पे 0 है तो यहाँ पे 0 कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज नहीं है तो इसका परसेंटेज नहीं निकलेगा। फिर 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, ऐसा करके हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। तो देखो इसका कितना आ रहा है 50%। तुम लोग अपना कॉपी में करके चेक कर लेना। इसका कितना आएगा 20%। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बिकॉज एब्सोल्यूट चेंज कुछ नहीं है। ये वाला है 50%। ये कैसे निकाला, 5 लाख को डिवाइड किया 10 लाख से इंटू 100 किया, फिर इसका 50% कैसे आया, 3,50,000 डिवाइड बाई 7 लाख इंटू 100, 1,50,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100। ये करने से यहाँ 50 आएगा। फिर यहाँ पे क्या है 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 करने से क्या आएगा 50। तो इस तरह से हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या था, ये सब अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ था। किसी किसी क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड का अंदर में कुछ एंट्रीज हो सकता है, नॉन करंट लायबिलिटीज का अंदर भी कुछ एंट्रीज हो सकता है, करंट लायबिलिटी का अंदर भी एंट्रीज हो सकता है, लेकिन हम लोग को फॉर्मेट यही फॉलो करना है, ठीक है।